नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा रायतवर और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास और अहम खबरों की। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया है और उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि उपचुनाव में सरकार ने धांधली की है, कुछ बूथों के वीडियो भी हमारे पास सामने आए हैं। तो सपा की तरफ से एक बार फिर से बीजेपी को घेरा गया और कहा कि बीजेपी ने जितने मंदिर तोड़े हैं उतने किसी ने मंदिर नहीं तोड़े। इलाज, बिजली, एक्सप्रेसवे फ्री होना चाहिए, किसानों को डीजल खाद देना चाहिए। तो ये तमाम चीजें हैं जिसे लेकर एक बार फिर से अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। और इसी के साथ आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने जितने मंदिर तोड़े उतने किसी भी नहीं तोड़े। और इसी के साथ उन्होंने उपचुनाव में धांधली होने का आरोप भी बीजेपी सरकार पर लगाया और कहा कि बीजेपी ने उपचुनाव में धांधली की है, कुछ बूथों के वीडियो भी हमारे पास सामने हैं। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनूप सिंह इस समय लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। अनूप, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई अखिलेश यादव की तरफ से, कई बड़े आरोप बीजेपी पर लगाए गए, उपचुनाव में भी धांधली का आरोप लगा रहे हैं। देखिए करिश्मा, ये बिल्कुल सही बात है कि आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें तमाम वो जो चाहे कांग्रेस के नेताओं की बात करें या फिर बीएसपी के नेताओं की बात करें, तमाम एक समूह समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ। उसके बाद अखिलेश यादव ने वर्तमान जो सरकार है बीजेपी को, उस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से उनके पास कुछ वीडियो आए हैं, अभी हाल ही में उपचुनाव हुआ है जिसके कल नतीजे आने हैं, 10 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। और उसके पहले ही उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव में किस तरीके से सरकार ने धांधली कराई है। उनके पास कुछ वीडियो भी आए हैं। उनका यह भी कहना था अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो वीडियो सामने लाएंगे जब पूरी 7 सीटों का रिजल्ट सब सामने 10 नवंबर को सामने होगा। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर उस मामले उजागर करेंगे कि किस तरीके से जिला प्रशासन ने, किस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किस तरीके से वोट डलवाया है और किस तरीके से बूथों पर धांधली हुई है। बूथ स्तर पे उनके पास वीडियो आए हैं। तो वही जब मंदिर की बात हुई तो मंदिर पे आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने जितने मंदिर उत्तर प्रदेश में तोड़वाए हैं उतने किसी पार्टी ने मंदिर नहीं तोड़वाए हैं। तो कई गंभीर करिश्मा आरोप लगाए हैं। हालांकि ये माना जा रहा है, जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी को इस बात का पता लग चुका है कि उपचुनाव में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की हार है, शायद उसका असर है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि उपचुनाव से पहले अगर समाजवादी पार्टी इस तरीके से आरोप लगाती है, लेकिन वही अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के नेताओं का यह भी कहना, अगर उस समय धांधली हो रही थी तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को आयोग के पास जाना चाहिए था, आयोग से शिकायत करनी चाहिए थी। अब चुनाव होने के बाद अगर आरोप लग रहे हैं तो ये गलत है। तो अब ये देखना होगा कि करिश्मा कि इस आरोपों को लेकर और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वीडियो सामने आएंगे उनमें कितनी सच्चाई होगी। और ये भी एक बड़ा सवाल है कि अगर उपचुनाव में धांधली हो रही थी, अखिलेश यादव के पास वीडियो आए थे, तो ऐसे में चुनाव आयोग से शिकायत करनी चाहिए थी, अपनी बात रखनी चाहिए थी और मीडिया के सामने उसी समय ये सब लाना चाहिए था। इंतजार क्यों कर रहे थे, ये भी बड़ा सवाल है। और अनूप, इसी तरीके से अगर देखा जाए तो लगातार बीजेपी कहीं ना कहीं राम मंदिर का मुद्दा लेके तमाम चुनाव में जाती है, तमाम चुनाव प्रचार में ये मुद्दा उठता है। ऐसे में क्या अखिलेश यादव की तरफ से उसी मुद्दे को देखते हुए इस तरीके का निशाना साधा जा रहा है कि बीजेपी कई मंदिर तोड़ चुकी है? बिल्कुल करिश्मा, इसको उसी राजनीतिक और पार्टी से जोड़ा जाए, राजनीतिक मुद्दे से जोड़ा जाए तो उस समय अखिलेश यादव का निशाना बीजेपी पर इसी वजह से था क्योंकि इस समय चाहे बिहार की बात करें, सीएम योगी वहां पर पहुंचे, मंदिर का जिक्र किया। जब भी चुनाव का समय आता है या फिर जिस तरीके से जो रैलियां की गई उसमें मंदिर का, अयोध्या के मंदिर का जिक्र किया गया। ऐसे में अखिलेश यादव को इस बात को लेकर निशाना साधना कि बीजेपी सबसे ज्यादा मंदिर बीजेपी ने तोड़वाए हैं, तो यानी कहीं न कहीं इसको लेकर मकसद साफ उनका है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी और मंदिर बनवाने की बात करती है सबसे ज्यादा तोड़वाया भी है। तो बिल्कुल सही बात कही जा सकती है कि समाजवादी पार्टी इस वक्त सरकार को लेकर जिस तरीके से सवालों के घेरे में लिया है, अब वो जो और भी खुलासे हैं वो समाजवादी पार्टी, हालांकि उनका कहना था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे, लेकिन जब 10 नवंबर को 7 जो चुनाव 7 सीटों पर हुआ है उपचुनाव, उसका परिणाम आ जाएगा तब उसका खुलासा करेंगे।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अनूप तमाम जानकारी के लिए। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगली बड़ी खबर को लेकर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के भदोही से जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश चंद्र है, उनसे रंगदारी मांगी गई है। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि यूपी के भदोही में बीजेपी सांसद से रंगदारी मांगी गई। बीजेपी सांसद से फोन करके मांगी गई 10 लाख रुपए की रंगदारी और इसी के साथ पैसा ना देने पर बेटे समेत सांसद की हत्या करने की धमकी भी दी गई। बीजेपी सांसद ने इसे लेकर केस दर्ज कराया है, जिसके चलते अब पूरे मामले की जांच पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के भदोही से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश चंद्र से रंगदारी मांगी गई है। सांसद से फोन पर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई और पैसा ना देने पर बेटे समेत हत्या की धमकी तक दी गई। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद ने अब इस मामले में थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है, जिसके बाद से पुलिस ने जिस नंबर से फोन आया था उसके जरिए जांच की शुरुआत कर दी है। साथ ही लखनऊ के ही आशियाना क्षेत्र इलाके में रहने वाले सांसद को 5 नवंबर को एक फोन से कॉल आई थी, जिसमें ये धमकी दी गई थी। सांसद का आरोप है कि फोन करने वाले ने उसके साथ आपत्तिजनक भाषा का भी इस्तेमाल किया था। तो बड़ी अपडेट इस समय आपको बता दें कि भदोही से बीजेपी सांसद से रंगदारी मांगी गई है और पैसा ना देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। और लखनऊ में और लगभग 8:15 बजे फोन आया और मैं आपको बताऊं कि मेरे कार्यकाल में लगभग 20 साल हो गया पॉलिटिक्स, ऐसा फोन कभी नहीं आया था। असंसदीय अमर्यादित ढंग से ढंग से बदतमीजी गाली गलौज के तरीके से बात किया। फिर मैं उसकी भावना को समझ गया और उस टेलीफोन को मैंने काट दिया। फिर इसके बाद तुरंत दोबारा फ़ोन आया 1 मिनट के बाद। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने रिसीव किया तो उसने यही बात कहा कि साले मैं जो कह रहा हूँ सुन नहीं रहे हो। तो उन्होंने अपना जो डिमांड किया, अपना पैसे का डिमांड किया, न देने पर मेरे लड़के का अपहरण करने के बाद हत्या कर देंगे। इसी ढंग से उसने फिर और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनंत देव पांडे इस समय जुड़े हुए हैं। अनंत, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? जिस तरीके से रंगदारी को लेकर ये पूरी कॉल की गई थी, ऐसे में क्या अभी तक पुलिस की जांच में कुछ खुलासा हो पाया है? किसकी तरफ से ये फोन था? अनंत, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो शायद यहाँ पे संपर्क नहीं हो पा रहा। तो पूरी अपडेट आपको बता दें कि जो खबर आ रही है, बीजेपी सांसद को रंगदारी के लिए कॉल की गई थी, धमकी भरी कॉल आई थी, जिसके बाद उन्हें धमकी दिया गया। 10 लाख रुपए की मांग की गई और कहा गया कि अगर फिरौती की रकम नहीं दी जाती है तो उनका और उनके बेटे का अपहरण करके हत्या करने की धमकी भी दी गई थी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि अयोध्या में महंत नित्य गोपाल दास की तबीयत बिगड़ गई है। बड़ी अपडेट, एम्बुलेंस से लखनऊ के लिए उन्हें ले जाया जा रहा है और सीने में दर्द की भी शिकायत बताई जा रही है। तो बड़ी अपडेट इस समय सामने आ रही है। गोपाल दास को सांस लेने में परेशानी हो रही थी, सीने में दर्द की खबर है और इसी के साथ कोरोना पॉजिटिव भी वो रह चुके हैं। तो अब बड़ी अपडेट आ रही है गोपाल दास को लेकर। अयोध्या में महंत नित्य गोपाल दास की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है, जिसके बाद एम्बुलेंस से उन्हें लखनऊ ले जाया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ अनूप त्रिपाठी हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए करिश्मा, महंत नित्य गोपाल दास करीब 1 महीने पहले भी कोरोना संक्रमण से ग्रस्त हो गए थे और लंबा इलाज चला था उनका। उसके बाद हालांकि वो ठीक हो गए थे, लेकिन आज उन्हें दिक्कत एक बार फिर से बढ़ी है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। डॉक्टरों को बुलाया गया अयोध्या में, डॉक्टरों ने देखा, लेकिन उन्हें रेफर कर दिया गया है लखनऊ पहुंच रहे हैं नित्य गोपाल दास। क्या उनकी तबीयत पहले से खराब हो रही थी या अभी अचानक इतनी ज्यादा दिक्कत हुई है?
देखिए करिश्मा, पिछले 2-3 दिनों से महंत नृत्य गोपाल दास को दिक्कत लग रही थी, लेकिन आज रात में ज्यादा दिक्कत बढ़ी और जिसके बाद सुबह डॉक्टरों को बुलाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें लखनऊ भेज दिया है। मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा रहा है, कुछ देर में पहुंचने वाले हैं नृत्य गोपाल दास। फैजाबाद रोड से मेदांता अस्पताल तक पूरा पुलिस और जो जिला प्रशासन की टीम है उन्होंने ग्रीन कॉरिडोर बना दिया है ताकि कहीं जाम न लगे और उन्हें तुरंत इलाज मिल सके। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और इसलिए काफी उनका ख्याल रखा जा रहा है और सरकार खास तौर पर इंतजाम कर रही है। जिला प्रशासन लखनऊ भी मुस्तैद है, वहाँ पर अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अनूप तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी अपडेट आ रही थी कि महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, जिसके बाद अब उन्हें लखनऊ ले जाया जा रहा है। बढ़ते आगे और बात करते हैं अगली खबर को लेकर। लखनऊ से निजी कार्यक्रम से लौट रही साध्वी प्राची लखीमपुर खीरी के मैंगलगंज कस्बे में थोड़ी देर के लिए रुकी और इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए मथुरा मंदिर में नमाज पढ़ने के मामले को लेकर साध्वी प्राची ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कश्मीर में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ और उन्हें वहां से निकाला गया। हमारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। अब इन लोगों का मंदिरों में नमाज पढ़ने का जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने अपने भाई समझ करके हिंदुस्तान में जगह दी उनको, कोई बात नहीं। हमारे मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाए, कोई बात नहीं। कश्मीर से 4 लाख हिंदुओं को घसीट करके निकाला, आज वो दिल्ली के फुटपाथों पे शरणार्थी बन करके जी रहे हैं। ये जो आज वृंदावन के अंदर नंद बाबा मंदिर में प्रोपगंडा किया गया, पुजारी जी से पूछा नहीं गया है, पुजारी जी के संज्ञान में नहीं था। उनसे बड़ी प्यार मोहब्बत की बात की जाकर के इन लोगों ने, और उसके बाद क्या किया, वहां पर जाकर के फिर अपनी नमाज अदा मंदिर में करके सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। ये सोची समझी साजिश है भाइयों। हिंदुस्तान के अंदर जो कश्मीर में हुआ था वो इसी तरह से हुआ। पहले चुपके से चोरी चोरी घुसे थे मंदिरों में, हिंदुओं के घरों में, फिर जबरदस्ती। बीजेपी ने घोषित हो चुके इलाहाबाद झांसी स्नातक चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह फतेहपुर के मुरादीपुर स्थित एक निजी कॉलेज में स्नातक चुनाव की बैठक लेने पहुंचे। बैठक में फतेहपुर जिले के साथ साथ अन्य 11 जिलों के विधायक और बीजेपी पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया और चुनाव प्रबंध की रूपरेखा तय की गई। खंड स्नातक निर्वाचन के चुनाव के संबंध में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 11 सीटों में से 9 सीटों में बीजेपी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बाकी की 2 सीटों पर समर्थन से लड़ रहे हैं और सभी 11 सीटें वह जीतेंगे। 9 सीटें पर पार्टी लड़ने का निर्णय लिया है। आज उसी के तहत बैठक, सभी क्षेत्रों की बैठक हो रही है। उसी के लिए आज बैठक की कार्यकर्ता सब लगते हैं। सीटें 11 की 11 समर्थन से, बाकी 9 डायरेक्ट लड़ेंगे और 2 समर्थन। पोल तो अपना देते हैं, लेकिन ऐसा विश्वास हमें लग रहा है कि सरकार बननी चाहिए। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव का बस्ती जिले में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। शिवपाल यादव ने बीजेपी सरकार और मायावती पर निशाना साधते हुए कहा कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रगतिशील पार्टी गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी और हमारी प्राथमिकता होगी कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार से जनता दुखी और परेशान है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के भी हालात ठीक नहीं है। भ्रष्टाचार कितना बढ़ा, अंदाज लगा रहे हो आप लोग, तो घूम रहे हो, आपको तो सब जगह ऑफिस से लेकर के सब पता हो। और यहाँ तक कि प्रदेश में नौकरशाही सरकार के ऊपर हावी है। नौकरशाही का बोलबाला है और इसकी वजह से भ्रष्टाचार बढ़ा है। और यहाँ तक कि सरकार के मंत्री और विधायक भी फोन करें तब भी रिस्पेक्ट में कमी नहीं है। तो ना करो अब हमारी सरकार, हम तो आते जाते रहते थे सब जगह। हमारा जिला के अध्यक्ष के सामने थानेदार की मर्जी
सही। तहसील के में तहसीलदार की हिम्मत नहीं थी, देखभाल तो छोड़िए, अधिकारी बेलगाम। अभी हाल ही में जो बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने जिस तरीके से बसपा का समर्थन देने की बात कही है, तो उससे आपके प्रसपा जो है पार्टी किसका मतलब आने वाले चुनाव में किसका समर्थन कर सकती है? देखिए, प्रगल से समाजवादी पार्टी हमारी रहेगी, हमारा चुनाव चिन्ह जारी रहेगा। करते हैं खबरों की तरफ। उन्नाव में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार मां और बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं महिला का पति घायल हो गया। सूचना देने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बागपत जिले के थाना रमाला क्षेत्र के तेज रफ्तार के चलते दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 सगे भाइयों सहित 4 दोस्तों की मौत हो गई, जबकि कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद इलाज के लिए सीएचसी बड़ौत में भर्ती कराया गया और सभी मृतक दिल्ली के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। ये धर्मेंद्र और कपिल दोनों अपने गांव में किसी भाई की शादी से आ रहे थे और 5 लोग गाड़ी में थे, जो कि 4 मृतक अस्पताल लाया गया है, 100 नंबर और 108 नंबर, जिसमें एक की चोट है। कुल मिलाकर कितने लोगों की इसमें मौत हुई है? 4 लोगों की मौत हुई है। क्या कुछ सामने आया? बताया जा रहा है ड्रिंक विंक किए हुए थे ये? हाँ, एक जो अभी है स्टेबल है, पर उसने ड्रिंक जो गाड़ी भी वही चला रहा। शामली जनपद से एक शादी समारोह से लौटते समय एक i20 कार, जिसमें 5 लोग सवार थे और वो उनका संतुलन बिगड़ा है और डिवाइडर से टकराए हैं दिल्ली सहारनपुर रोड पर। ये रमाला थाना क्षेत्र में रमाला गांव के आसपास, पुलिया के आसपास, जिसमें 4 व्यक्तियों की डेथ हुई है और इसमें 2 सगे भाई हैं और एक अधिवक्ता हैं और आवश्यक कार्रवाई इसमें की जा रही है। महोबा में बीजेपी के जिला मीडिया प्रभारी पर एक विधवा महिला ने बदनीयत रखने और उसके बच्चों को प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया। यही नहीं, महिला ने मीडिया प्रभारी पर जान से मारने की साजिश का आरोप भी लगाया और पुलिस के आला अधिकारी से न्याय की गुहार लगाई, जबकि आरोपी बीजेपी नेता ने महिला की ओर से लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया है। ये जो घटना है वो मेरी है, मेरे चचिया ससुर हैं जयनारायण गुप्ता, उनका लड़का है शशांक गुप्ता, वो आजकल मीडिया प्रभारी है बीजेपी का। तो मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है और अभी से नहीं, ये 7 सालों मेरे हस्बैंड ख़त्म हुए तब से ये मुझे परेशान कर रहा है। लेकिन अभी 2 महीने जब से ये साल भर से मीडिया प्रभारी बना है तब से इसने अति करके रख ली है और अभी 2 महीने से मैंने कुछ ज़्यादा ही परेशान करके रखी है और मैंने हर जगह कोतवाली एसपी और एसडीएम डीएम के यहाँ गए थे, लेकिन एसडीएम ने मेरी एप्लीकेशन ली, उसके बाद मेरा कहीं सुनवाई नहीं हुई। मैं हर नेता के पास गई, मैंने ऐसा कोई नहीं बंदा छोड़ा जिसके पास मैं गई ना हूँ। इसने अपना हर जगह सोर्स लगाकर मुझे हर जगह से नाकामी प्राप्त हुई आजकल और आगे अब मेरे घर में इसने ताला तोड़वा दिया। फिर मैंने कंप्लेंट दी पुलिस को, तो पुलिस आई, बोली कि आप कैमरा लगा लिए, तो इसने मेरे घर का कैमरा तोड़ दिया। फिर ऊपर से आके मुझे गंदी हरकतें, मेरा पेंट नहीं होने दे रहा, मेरे घर की नाली है वो मेरा नहीं करवाने दे रहा, कहता है मेरा कब्जा है, तो मैं मीडिया पर आ रही हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुझे आजकल मुझे धमकी दे रहा है। मेरे बच्चे डरे हुए हैं सारे। बताइए मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, अगर तुमने बाहर कुछ कहा तो। अब इसी इनकी लेडीजें आ गई हैं, तो लेडीजें मेरे ऊपर सवार होती हैं, गंदे गंदे आरोप लगा रही हैं कि तुम्हारा ये कर दूंगी, तुम्हारा वो करवा दूंगी। आप बताइए मैं कहाँ जाऊँ? मैं अकेली मैं अकेली रहती हूँ, मेरे 3 बच्चे छोटे छोटे हैं। अब बताइए मैं कहाँ जाऊँ? और मैं 2 महीने से तो इतना परेशान करके मैं रात दिन मैंने सोना नहीं देखा कि सोना कैसा होता है। किस चीज़ का विवाद चल रहा है आपका? कुछ नहीं है, विवाद प्रॉपर्टी का नहीं है, जबकि मुझे निकालना चाहते हैं। मैं ये सोच रहे हैं कि हम बीजेपी में आ गए तो हमें इसको निकाल के।
यूपी के हमीरपुर जिले में आज जिला अस्पताल में मरीज को गलत इंजेक्शन लगाने से मौत होने का आरोप लगाते हुए तीमारदारों ने कई घंटों तक जमकर हंगामा किया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और सीएमएस ने मामले को शांत कराया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। मामला जिला अस्पताल का है, जहां पर ब्रह्मा डेरा निवासी 2 दिन पहले घर में गिरकर घायल हो गया था, जिसमें उसे कई गंभीर चोटें आई थी। इसके बाद सुबह सरदर्द होने पर परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में इमरजेंसी में भर्ती करवाया था। कुछ नहीं बेला सवेरे आया ना देख राजा हाथ उखड़ गया तो चाली से गिर गया तो वह हाथ एक बार चलो आओ जब खौरा खड़ा तो लाला एक तयकी उछा उखड़ गया तो राजा दर्द के मारे कहीं चलो कि मुझे सुई लगवा जाता दर्द कम हो जाए तो लाला वो दर्द के मारे वो हम मना किए कि लाला मालू आए चला था ना तब हम बैठ हुआ ले तो पटा जी ये मैं दर्द में का हुई तो ये लाला का तो मन मानिए ये लगवा ली नहीं सवेरे लाला तो के खून निकरिया हो ये नुकसान कर गए सुई और सब हाथ पाँव जुड़ा गए को कहो लायक नहीं रहेगा। हम दौड़ दौड़ जाते रहे डॉक्टर ने कहीं हमारा सुनाई नहीं दे। यदि का पेशेंट आया था दर्द की कंप्लेन लेके सुबह जो है और लगभग 50 वर्षीय युवक था और जो है उसको दर्द का डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन लगाया गया। इसके बाद वो घर चले गए। इसके बाद वहाँ से जो है ये 11 सवा 11 बजे के आसपास जो फिर आए हैं जो है और जो है उस समय ज़्यादा पेशेंट सीरियस हो गया था तो यहाँ डॉक्टर साहब ने जो समुचित इलाज करके इनको कानपुर के लिए रेफ़र कर दिया था। और ये खैर एक ही लोग थी, महिला तो ले जाने में असमर्थ थी तो इनको बताया गया जो है, लेकिन ये ले जाने के लिए इन्होंने मना कर दिया। जो है कंडीशन बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी, जो है इंटरनल ब्लीडिंग कहीं होती रही होगी पिछले समय तो पता नहीं चल पाई जो है, जिसके कारण जो है इनको समुचित इलाज किया। मऊ जिले के दक्षिण टोला थाना क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक महिला ने खुद और बच्चों को जहर दे दिया। जहर खाने से जहां मां बेटे की मौत हो गई, वहीं एक बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि घरेलू झगड़ों से तंग आकर महिला ने यह कदम उठाया था और जहर खाने की सूचना जैसे ही लोगों को लगी तो उन्हें तुरंत प्रभाव से महिला को अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर इलाज के दौरान मां और बेटे की मौत हो गई। और वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की छानबीन की जा रही है। एक बच्चा था छोटा सा, वो तो स्पार्क उसका में आया था। 2 लोग सीरियस हालत में आए थे, उसका भट्टिका का इलाज किया था और इसमें औरत जो थी अनामिका नाम की इलाज के दौरान उसकी 11-15 को मृत्यु हो गई। तो कितने लोग अभी गंभीर हैं? 2 लोगों की मौत हो गई, एक बच्ची सीरियस है। तो क्या बताया गया वो परिवार वालों को? बताया गया कि औरत ने अपने बच्चों को जहर खिलाया है, आपने भी खाई है। ये दक्षिण टोला में भगवतपुर गांव है। वहाँ पर एक महिला और उसके 2 छोटे बच्चे, मतलब महिला ने स्वयं जहर खाया और छोटे बच्चों को जहर खिला दिया है, जिसमें प्रथम दृष्टया जानकारी में आया कि सल्फाज खाया है और महिला मृत हो गई है। इससे एक छोटा बच्चा। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।